सीएम साहब, मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। अरे मैं मामले को पूरी तरह से संभाल लूंगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि विपक्ष मामले का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अरे मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ। जी ठीक है। मिनिस्टर साहब, ये घोटाला सचमुच आपके गले की हड्डी बनता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीएम साहब को मना लेंगे। विपक्ष और मीडिया को खिला पिला के आप उनका मुंह बंद कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत वो विवेक अस्थाना और उसका भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है। अब वो 4 दिन के बाद आपके रेजिग्नेशन को लेकर धरना देने वाला है। उसका क्या करेंगे? बस इसी आफत को तो गले से उतारने के बारे में सोच रहा हूं। मिनिस्टर वर्मा, आप पर जो घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या इस घोटाले के चलते आप अपना रेजिग्नेशन देंगे? इन आरोपों को सही मानते हैं? देखिए, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे ऊपर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और ये साजिश है विपक्ष की मुझे बदनाम करने के लिए, और इसे मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगा। लेकिन आप मिस्टर विवेक अस्थाना और भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के बारे में क्या कहेंगे? हमने सुना है कि वो लोग आपके इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठने जा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार विरोधी संगठन क्या कह रहा है इससे मुझे जरा भी मतलब नहीं। अरे मैं तो इस संगठन को मानता ही नहीं हूँ। इनका तरीका पूरी तरह से असंवैधानिक है और प्रजातंत्र के लिए ये खतरा है। अरे इन्हें क्या पता? अरे जनता चुनकर हमें भेजती है, इन्हें नहीं। और आप उसी जनता को धोखा दे रहे हैं। आपके पिताजी मिस्टर निर्मल प्रसाद वर्मा, जो कि कितने बड़े समाज सेवक थे, उन्होंने अपने लाभ के लिए कभी भी राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया। भला ये कोई बात हुई कि मैं अपने बाबूजी के बताए रास्तों पर चल रहा हूँ कि नहीं? नो क्वेश्चंस प्लीज, प्लीज। लेकिन मिस्टर वर्मा, सुनिए तो सही, आप पर जो ये आरोप लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है? आखिर इसमें कुछ तो सच्चाई के बारे में होगी। आप क्या कहेंगे? लेकिन विवेक अस्थाना आपके बारे में क्या नो कहना, क्वेश्चन। सुनते तो जाइए। मिनिस्टर साहब, कुछ ना कुछ कीजिए, वरना ये मीडिया के लोग आपको परेशान करके रख देंगे। ये लोग विवेक अस्थाना को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। आप इसका कोई ना कोई इलाज निकालिए। इसे रोकूं तो कैसे रोकूं? विवेक भैया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम लोग अपने इस आंदोलन को सफल बना के ही रहेंगे। रमेश, ये धरना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमें अपनी सोई हुई जनता को जगाना है, उन्हें अपने साथ मिलाना है, उन्हें बताना है कि कैसे उन्हें लूटा जा रहा है, कैसे उन्हें धोखा दिया जा रहा है। और अगर अब भी वो लोग खामोश रहे तो ये देश तबाह हो जाएगा। हमें कुछ भी करके मिनिस्टर गोविंद दयाल वर्मा जैसे भ्रष्ट नेता को बेनकाब करना ही है। नो डाउट कि इस आंदोलन के पीछे की सबसे बड़ी ताकत विवेक अस्थाना है। वही इस आंदोलन की जान है जो इतने लोगों को आपस में जोड़ के रखा है। हाँ, तो है। मिश्रा जी, वो मनोहर लंगड़ा, वो आजकल कहाँ है? मनोहर लंगड़ा? वो तो अभी हफ्ते भर पहले जेल से छूट कर आया। लेकिन आपको उससे क्या काम? अरे क्या हुआ? हमारे धरने के लिए पुलिस परमिशन मिली? सब के सब बिके हुए हैं। सरकार के हाथों की कठपुतलियां बने हुए हैं वो सब। वो हमें आंदोलन की परमिशन नहीं देंगे। नेता अपनी मनमानी कर रहे हैं और देश को लूट रहे हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उठाने नहीं देते। सुरेश, मैं जानता हूँ हमारे सामने कदम कदम पर चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, पर हमें भटकना नहीं है। लेकिन हमने गांधी जी के रास्ते को चुना है, हमें उसी पर चलना है और हमें ऐसी हर मुश्किल का डटकर सामना करना है और संयम नहीं खोना है। और रही बात पुलिस परमिशन की, तो अभी भी हमारे देश में न्यायपालिका जिंदा है और फिर देखते हैं ये सरकार हमारा क्या कर सकती है। अब इस विवेक अस्थाना को हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे खिलाफ आवाज उठाने चला है, इसकी आवाज ही हम बंद कर देंगे। ये ठीक रहेगा। मनोहर लंगड़ा के हाथों विवेक अस्थाना को खत्म कर।
तो फिर आपके खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए रहेगा कौन? लेकिन एक समस्या है, विवेक अस्थाना अगर इस वक्त खत्म हो गया तो सीधा शक आप पर जाएगा। नहीं मिश्रा जी, विवेक अस्थाना की हत्या इस तरीके से होनी चाहिए कि देखने वालों को एक्सीडेंट का रूप लगे। आप मनोहर लंगड़ा को बोल दीजिए कि ये काम कल सुबह ही हो जाना चाहिए। जब विवेक अस्थाना सुबह जॉगिंग के लिए निकले तो अपनी गाड़ी से उसे उड़ा दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं चलता हूं, मनोहर लंगड़ा से मिलता हूं और आपका काम करवाता हूं। वो बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं। वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम लोग बेकार में ही डर रहे हो, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। भैया, वो फोन करने वाला आदमी ये कह रहा था कि हम आपको लेकर कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। सही। और मुझे लगता है यही सही रहेगा। आप ये सब क्या कर रहे हैं जी? आप अपने फायदे के लिए एक बेचारा बेगुनाह निर्दोष को मरवाना चाहते हैं? नहीं जी, ऐसा मत कीजिए, ये सब पाप है, मत कीजिए ऐसा। तुम जाओ, अपने काम से काम रखो। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, ये गुनाह नहीं करने दूंगी। वैसे भी पहले से राजनीति के कीचड़ में आप बहुत गंदे हो चुके हैं, अब और नहीं। आप याद कीजिए जी, आप क्या करने आए थे? कितने आदर्श के साथ इस राजनीति में आए थे। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, तुम जाओ अपना काम करो। देखिए जी, मैं वही तो कर रही हूँ। आप अपने बाबूजी को याद कीजिए, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, जिन पर वो पूरी जिंदगी चलते रहे। जरा सोचिए, अगर आज बाबूजी जिंदा होते और ये सब देखते तो क्या सोचते? कितना दुख होता उनको। तुम क्या समझती हो कि मुझे बाबूजी के आदर्श याद नहीं है? लेकिन जमाना बदल चुका है और मुझे भी बदलना पड़ा है। तुम मुझे भाषण पर भाषण दे रही हो। रुक जाइए जी, ऐसा मत कीजिए, मत मारिए बेगुनाह को। रुक जाइए, मत कीजिए पाप। सत्ता और ताकत का नशा ऐसा होता है जो एक सच्चे आदमी को भी भटका देता है। राजा बाली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो अपनी ताकत के अहंकार से सच्चे रास्ते से भटक गया था। तब हमारे प्रभु श्री राम ने उसे सही रास्ता दिखाया। हमें भी इस इंसान के अंदर से इसका घमंड और इसके अहंकार को निकालना है और इसे सही मार्ग दिखाना है। अब समय आ गया है मुझे पहुंचने का, तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। जी ठीक है जी, कल मैं सुबह ही आकर आपसे मिलता हूँ जी, सारे पेपर के साथ। ओके। वकील साहब कह रहे हैं कि पुलिस को परमिशन तो देनी ही पड़ेगी। हेलो, क्या कहा? कॉमन मैन, क्या बताना चाहते हो हमें?
किसका फोन था? वो अपने आप को हमारी नीतियों और आंदोलन का सपोर्टर बता रहा था। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम उससे बात करने के बाद इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ? भैया, उसे उसके पक्के सोर्स से पता चला है कि कल सुबह आप पर कोई जानलेवा हमला करने वाला है। कौन करने वाला है और क्यों? वो तो पता नहीं, लेकिन बस उसने हमले के बारे में ही बताया और कुछ नहीं। अरे तुम लोग बिना बेकार में घबराने लगे। नहीं भैया, हम जिन नेताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं। वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने फायदे के लिए एक बेचारा बेगुनाह निर्दोष को मरवाना चाहते हैं। कौन हो तुम? और तुमने मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं दूंगा। जो विवेक के लिए तुमने साजिश रची ना, उस साजिश का शिकार अब तुम बनोगे। हाँ, तुम ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा। मैं बताता हूं तुम्हें। कौन हो तुम? और तुमने मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं एक मिनिस्टर हूँ, मिनिस्टर। और मैं एक आम आदमी हूं, कॉमन मैन, जो तुम्हें वोट देता है, तुम्हें चुनता है, तुम पर भरोसा करता है। और तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग इस देश को नोच लेते हो, हम लोगों को लूटते हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कितना झूठ बोलोगे और कितना झूठ बोलोगे? मैं जानता हूं कि विवेक अस्थाना को मारने की साजिश के पीछे तुम हो, लेकिन तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि वो अब एक सुरक्षित जगह पर है। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ सबूत क्या है? सही कह रहे हैं, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं दूंगा। जो विवेक के लिए तुमने साजिश रची ना, उस साजिश का शिकार अब तुम बनोगे। हाँ, तुम ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा। मैं बताता हूं तुम्हें। तो कल होगा ही हो कि जब तुम्हारा आदमी विवेक अस्थाना को कुचलने के लिए इंतजार कर रहा हो, तब वहां विवेक नहीं, तुम पहुंचोगे।
विवेक के भेष में उसके कपड़े पहनकर तुम वहां पहुंचो और तुम्हारा आदमी तुम्हें विवेक समझकर अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर चला जाए। लेकिन अब तुम ये सोच रहे हो कि आखिर तुम विवेक की जगह क्यों जाओ? तुम्हारी मजबूरी। तुम्हें क्या लगता है मैंने सिर्फ तुम्हें ही अगवा किया? मैंने तुम्हारी पत्नी और बच्ची को भी अगवा किया है, जिन्हें मैंने यहां से कुछ ही दूर पर रखा भी हुआ, जो कि इस वक्त सुरक्षित हैं। लेकिन कब तक मुझे पता नहीं। इसलिए अगर तुम उनकी सलामती चाहते तो इसलिए तुम्हें विवेक बनकर वहां जाना होगा। अगर तुम अपनी बच्ची और पत्नी को बचाना चाहते हो ना, तो उनके लिए कुर्बानी मिनिस्टर साहब को देनी है। प्लीज प्लीज तुम ऐसा मत करो, मेरी पत्नी और बच्ची को छोड़। प्लीज ऐसा मत करो, मेरी पत्नी और बच्ची को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी पत्नी और बच्ची को छोड़ दो, छोड़। मैं शपथ लेता हूं कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करूंगा और हर परिस्थिति में देश के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा। हमें बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे ही रास्ते पे जाने का फैसला कर लिया। राजनीति का रास्ता बहुत ही मुश्किल। राजनीति हमें ताकत देते, अधिकार देते, और कई लोग इसी ताकत और अधिकार से बहक जाते, लेकिन मैं नहीं बहका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने निष्ठा पे लगाई और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी लोभ और लालच से बचकर मेरे बनाए हुए रास्ते पे चलो। हाँ बाबू, मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी आपको निराश नहीं होने दूंगा, कभी आपके नाम पर दाग नहीं लगने दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपके बताए हुए आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, ये गुनाह नहीं करने दूंगी। वैसे भी पहले से राजनीति के कीचड़ में आप बहुत गंदे हो चुके हैं, अब और नहीं। आप अपने बाबूजी का सपना पूरा करना चाहते थे, उनके आदर्शों पर चलना चाहते थे। अब इतने गिर गए हैं, आपको जरा भी ख्याल नहीं बाबूजी का। अब इतने गिर गए, जरा भी ख्याल नहीं बाबूजी का। हमारे खिलाफ आवाज उठाने चला है, इसकी आवाज ही हम बंद कर देंगे। विवेक अस्थाना की हत्या इस तरीके से होनी चाहिए कि देखने वालों को एक्सीडेंट का रूप लगे। तो कल होगा यूं कि जब तुम्हारा आदमी विवेक अस्थाना को कुचलने के लिए इंतजार कर रहा हो, तब वहां विवेक नहीं, तुम पहुंचो। विवेक के भेष में उसके कपड़े पहनकर तुम वहां पहुंचो और तुम्हारा आदमी तुम्हें विवेक समझकर अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर चला जाए।
मारो 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 मुझे, मारो मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो। मैंने अपने बाबूजी की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अपनी कार चढ़ाकर मुझे मार दो। मारो मारो, अपनी कार मेरे ऊपर चढ़ाकर मुझे मार दो। मैं यहाँ जिसे मारने के लिए आया था वो तो मर चुका है। मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आया था। मैं तो तुम्हारे अंदर छुपे उस पाप को मारने के लिए आया था। लेकिन ये सब और मेरा वो आदमी, ये सब एक नाटक था। तुम्हारे उस आदमी को तो मैंने रात को ही पुलिस को पकड़वा दिया था। मैं जानता था कि तुम बुरे आदमी नहीं, लेकिन भटक गए। और जो इंसान भटक जाए उसको एक और मौका देना चाहिए। मैं तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे सोए हुए ज़मीर को जगा दिया है। तुमने मुझे वो सब कुछ दिखा दिया जो मैं भूल चुका था। भूल गया था मैं अपने बाबूजी के आदर्शों को। लेकिन अब मैं याद रखूंगा अपने धर्म को, अपने काम को, अपने बाबूजी के आदर्शों को। मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आज मुझे पहली बार डर नहीं लग रहा है। मैंने जो गलत किया उसकी सजा भुगतने को मैं तैयार हूं। लेकिन फिर ये आशा करता हूं कि सजा पूरी होने के बाद एक बार फिर जनता के समक्ष आऊंगा और हाथ जोड़कर उनसे एक बार फिर सेवा किए जाने देने का मौका चाहूंगा। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी उस शपथ को सच्चाई से निभाऊंगा जिसे हम खाते हैं। हर बड़ी ताकत के साथ हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, परंतु हम ताकत के नशे में खो गए तो रास्ता भटक जाते हैं। इसीलिए आचरण में संयम बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। मनुष्य को अपने पद का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। उसे अपने पद का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। ये तो टोटका किया है किसी ने। जरूर ये खाने से आपकी तबीयत बिगड़ गई है। हे भगवान, ये सब क्या है? काला जादू। मैं जानती हूँ इसके बारे में। इसका इस्तेमाल लोग बहुत गलत करते हैं। खुद के फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जरूर किसी ने आप पर ये इसका प्रयोग किया है। पर ये डब्बा तो हमारे पति लेकर के आए थे। वो हमारे साथ नहीं, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं बेटी, उसने नहीं, लेकिन हो सकता है उनको किसी और ने ये डब्बा दिया होगा। जरूर कोई तुम्हारा बुरा चाहता है। पर ऐसा कौन हो सकता है?